It's a lyrical poetry discussion. मैं चाहूँगा कि आलोक जी को इस सभागार में बुलाया जाए, अंदर बुलाया जाए और उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगी मंजू मेहता जी। मैं उन दोनों को इस मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज अ राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार ताली। जो कविता लिखना, सुनना, गाना पसंद करते हैं बैठे रहें। कैन वी इनहेंस द वॉल्यूम प्लीज? पोडियम माइक्स की वॉल्यूम थोड़ी इनहेंस कीजिए प्लीज। चेक साउंड, चेक साउंड, द राइट वन। हाँ, चेक। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया जो कॉरिडोर है उसको खाली कर दें। जो भी आपकी बातचीत है, आपसे निवेदन है आप प्लीज हॉल के बाहर जाके करें ताकि जो लोग बैठे हैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज जितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं प्लीज विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। या मैं कहूँ जितने भी कविता प्रेमी हैं सब बैठ जाइए। सेटल डाउन एवरीबॉडी एंड कॉरिडोर खाली कर दीजिए प्लीज। आने और जाने का रास्ता उसको खाली कर दीजिए सबसे पहले, ताकि हम आराम से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से और जल्दी से इस सेशन का शुभारंभ कर पाएं। ठीक है, आलोक जी के बारे में आपको हमारी मॉडरेटर ज़रूर बताएंगी, पर मैं आपको हमारी मॉडरेटर के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ। डॉक्टर मंजू मेहता जी BSS कॉलेज में, भोपाल के कॉलेज में पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर हैं और प्रोफेसर भी हैं, और बीते 32 वर्षों से DD न्यूज़ मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित न्यूज़ प्रेजेंटर रही हैं। आपने काफ़ी बार इनको टीवी पर देखा होगा। शिक्षा, पत्रकारिता और साहित्य, 3 क्षेत्रों में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने कविता, पत्रकारिता, व्याकरण और अन्य मीडिया विषयों पर अनेक पुस्तकें और शोध आधारित कृतियां का लेखन किया है। साथ ही यूनिसेफ और राज्य शिक्षा निगम के लिए आपने पाठ्य सामग्री में भी अपना कर्तव्य निभाया है और निर्माण में सहायता करी है। शिक्षण, पत्रकारिता और समाज सेवा जैसे मुद्दों पर आपने अनेक राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सम्मानों से आपको नवाजा गया है, और आज आलोक जी के साथ इनके द्वारा हम कविताओं को एक बार दोबारा जिएंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। मंजू मेहता जी के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, पूछ जरूर लिया आपसे मगर बेखबर नहीं। ये शेर आलोक जी का, विदिशा की मिट्टी से निकले शब्दों के ये सुल्तान हैं। भावों की हर बूंद में बस इंसानियत का गुमान है। आमीन से आसान तक शब्दों का आलोक फैला है। हर मिसरा जैसे नया सूरज, हर शेर रोशनी से भरा है। गीत जिनके जगजीत, पंकज उदास, हरिहरन, राशिद खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक गाते हैं, और जिनके लिखे गीत हिंदी के शिव तांडव स्त्रोतम आशुतोष राणा भी गर्व से सुनाते हैं। आलोक हैं वो जिनके शब्दों से रोशन होता हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ही क्या, अमेरिका, रशिया और कई देश रोशन हुए हैं। इल्म और फिल्म की शख्सियत आलोक श्रीवास्तव, उन्हें मैं आवाज दूं उससे पहले हम देखते हैं एक छोटी सी रील जो उनके फिल्मी और इल्मी सफर का बयां करती है। देखते हैं एक छोटी सी रील। इतिहास का मैं आईना हूं, तहजीब का रंग सुनहरा हूं। गंगा जमुना मेरी आंखें, मैं चेहरा हूं।
देखिए सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही प्रख्यात कवि और पत्रकार हैं जिनका नाम है आलोक श्रीवास्तव। आलोक जी की पुस्तक आमीन काफी लोकप्रिय रही है। नमस्ते सर। मुझे अपनी 2 पंक्तियां आपके लिए याद आ रही हैं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। इन पंक्तियों को मैं याद रखूंगा। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक। अब जो एक नई नस्ल खड़ी हो रही है और आ रही है, वो उसको उर्दू और हिंदी दोनों इस्तेमाल करते हो। इसमें जो मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा वो है आलोक श्रीवास्तव का। आलोक श्रीवास्तव उर्दू के एक निहायती बासलाहियत शायर है, और जब आप उनकी हिंदी की शायरी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सिर्फ हिंदी का ही कवि हो सकता है। बावरी समझा तो करने बोलियां सखीरे पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखीरे हुआ जब जब अकेला मैं, मुझे तू याद आई माँ। मेरा अभी इस जहां को पता नहीं मेरा आसमां। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम का कोई पर्यायवाची नहीं, राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। राम जैसे तो केवल प्रभु राम है। मैं बड़ा पसंद करता हूँ आलोक को, आलोक की तमाम गज़लों को, नज़मों को, गीतों को, क्योंकि आलोक व्यक्तिनिष्ठ बात नहीं करते हैं। वो भले ही उनके अपने अनुभव की बात कर रहे हों, लेकिन जब उनकी कलम झरती है तो उसमें उनका अनुभव नहीं, सबका अनुभव हमें दिखाई देने लगता है। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्वभुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। अब चांद पे पांव जमाना है, सूरज से आंख मिलाना है, एक नया सवेरा लाना है, संकल्प नया दोहराना है। न ठहरा था न ठहरा हूं, न ठहरा था न ठहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं, मैं नए भारत का चेहरा हूं। आलोक श्रीवास्तव, स्वागत, अभिनंदन। झीलों के शहर में आलोक श्रीवास्तव का स्वागत। आलोक जी, सबसे पहले तो झीलों के शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आमीन से आईना तक, आसान तक, आमीन से आसान तक, इस खूबसूरत सफ़रनामे पर हम बात करें, इससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और बधाई ये कि आसान आपकी नई किताब इंडिया टुडे के सर्वे में 2025 की बेहतरीन किताबों में शुमार हो गई है।
आप बहुत बहुत बधाई के हकदार हैं। ऐसा लगता है आपकी पहली पुस्तक आमीन की तर्ज पर उसी राह पर ही आगे बढ़ रही है। बहुत बधाई के हकदार। और इसमें आपने आमीन के लिए आपको कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। आपने अंतर्राष्ट्रीय पुष्किन पुरस्कार भी रशिया में उसके लिए पाया, सम्मानित हुए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन आपकी किताबों पर बात करने से पहले एक चीज़ बहुत धूम मचा रही है, और आलोक जी वो ये है आपका सोलो शो आलोकनामा। अगर हम आलोकनामा की बात करें तो आप इंग्लैंड में करके आए, इंदौर में किया, अभी भोपाल में रविंद्र भवन दैनिक भास्कर के सौजन्य से, और ये हमेशा सोल्ड आउट रहता है। आलोकनामा है क्या, उसकी क्या खासियत है? सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए आलोकनामा क्या है। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल का शुक्रिया। मैं जब भी भोपाल आता हूँ तो यहाँ से अतिरिक्त अपेक्षाएं होती हैं, क्योंकि भोपाल जो है वो मेरा ददिहाल भी है, मेरा ननिहाल भी है और मेरी ससुराल भी है। बहुत बढ़िया। तो इस नाते जो है मैं आपका पोता भी हुआ, नाती भी हुआ, और दामाद जब बैठा हो और बेटी भी बैठी हो साथ में, तो आपका फर्ज, आपका फरीज़ा है ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम, जो हमारे टेक्निकल दोस्त हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम आलोक रखा है। तो मैं अपने आप में सांवला ज़रूर हूं, लेकिन उजाला ठीक ठाक है। तो ये जो हार्ड लाइट है इसको स्लो कीजिए ज़रा पहले तो भाई, ये चेहरे पे बहुत तेज़, ये थोड़ी देर में मुझे ना पूरा मेरा जलाभिषेक कर देगी, तो इसको कम कीजिए किसी तरह। हाँ, और कीजिए, और कीजिए। हाँ बस ठीक। मैं आपको दिख रहा हूँ ना, और सुनाई भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों जश्नों के लिए एक बार मुझे इजाज़त दीजिए अच्छी क्लैपिंग के साथ। देखिए, मैं उस तरह का लेखक साहित्यकार ना तो कभी बनना चाहता था, ना कभी बनूंगा, और ना अपने नौजवानों को बनने की प्रेरणा दूंगा कि जिसके आते ही माहौल बहुत संजीदा हो जाए। काम आप संजीदा कीजिए, लेकिन भरपूर जिंदगी को जीने के साथ कीजिए। नामवर जी ने इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी है आमीन की भूमिका में, कि हमारी हिंदी कविता को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नामवर जी कह रहे हैं, हमारी हिंदी कविता को संजीदगी ने मारा है। तो सबसे पहले तो ये कि कोई बात हम संजीदगी से करें, हम पूरी शिद्दत से करें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो हम बड़े लाइटर नोट में भी समझा सकते हैं, हम बड़े आसान तरीक़े से भी समझा सकते हैं। जैसे इन दिनों मैंने आपको हिंदी शिवतांडव स्तोत्रम समझाया, हमारे प्रदेश का ही गौरव है। सुयोग से मेरे बड़े भाई हैं आशुतोष राणा जी, प्रख्यात लेखक हैं, ख्यात अभिनेता हैं। उनके मार्गदर्शन में और उनके कहे अनुसार उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल आपका ये था कि आमीन से आसान तक की जो यात्रा है वो कैसी है। तो आमीन से आसान तक की जो यात्रा है, आप इस यात्रा के पहले मुझे आलोकनामा क्या है ये ना बताएंगे? हाँ, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। आलोकनामा जो है वो, मैं उसके लिए अगर आपको एक छोटी सी कहानी सुना दूं तो इजाज़त है? बहुत छोटी सी कहानी है ना। और अब मेरे पास अभी 60 मिनट हैं। तो हमारे हिंदी सिनेमा के बड़े अच्छे राइटर हुए जयदीप साहनी, उन्होंने शाहरुख खान साहब से चक दे इंडिया में कहलवाया था, लिखा था जयदीप साहनी ने। अब लोग कहते हैं साहब जावेद शाहरुख खान ने कहा था, लेकिन शाहरुख खान ने नहीं कहा था कि ये जो 70 मिनट हैं, है ना, चक दे इंडिया देखी है मतलब। तो ये जो 60 मिनट है ना, ये आपके अपने हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये 60 मिनट आपसे मैं भी नहीं ले सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने ये जो 60 मिनट हैं आप अपनी मर्जी से मुझको और मंजू जी को सौंप दीजिए, ठीक है।
तब तो हम इस कॉन्वर्सेशन का, इस वार्तालाप का लुत्फ ले पाएंगे, मज़ा ले पाएंगे। आलोकनामा जी। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है। मैं बहुत दिनों से एज टेलीविज़न जर्नलिस्ट, राइटर, मैं ये देख रहा था कि हम जो स्टोरी टेलिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनमें फ़िक्शन बहुत है, उनमें ख्वाबों ख्यालों की बातें बहुत हैं, रियलिटी उतनी नहीं है। कोई एक पात्र आपने गढ़ लिया और बस वही है। कहीं ना कहीं संघर्ष की कहानियाँ मिसिंग हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मिसिंग हैं कि एक छोटे से शहर से कोई निकलता है। तो मैं आपको बताऊं कि एक बहुत छोटा सा शहर है भोपाल के पास, वहाँ मेरा एक मित्र था, वो मेरी ही तरह राइटर बनने के ख्वाब देखता था। तो मैगज़ीन्स 80 का दशक, तब ये व्हाट्सएप और फेसबुक और ये सब इंस्टा वगैरह नहीं आया था। तो हम लोग हंस पढ़ते थे, कथादेश पढ़ते थे, वागर्त पढ़ते थे, पहल पढ़ते थे, सब पत्रिकाएं पढ़ते थे। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अचानक एक रोज़ उसके हाथ में एक बड़े अखबार की संडे मैगज़ीन आ गई मेरे उस दोस्त के हाथ में। तो उसने ऐसे ही बस मन में सोचा कि काश कभी मैं इस अच्छी, जिसकी रीच बहुत थी उस वक्त, अगर आप उसमें छप जाइए तो तमाम प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में नाम होता था, काश मैं कभी इसमें छप जाऊं। तो वो हैंड राइटिंग जो थी, राइटिंग उसको विरासत में मिली थी। फादर की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी और भाई जो थे बड़े, वो राइटर थे, गीतकार थे, तो राइटिंग घर में थी। तो वो अपनी पोएम्स हाथ से लिखकर और उस अखबार में भेजने लगा, उसके संडे परिशिष्ट में भेजने लगा। एक रोज़ उसको फ़ोन आया उसके क्रिएटिव हेड का, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। भोपाल आया, वो छोटे से शहर से निकल के मिला और उसने कहा कि मैंने आपको अपनी पोएम्स भेजी थी लिख के। तो बोले कि वो तो हम छापेंगे, मगर हमें आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लगी है जी, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप अपनी हैंडराइटिंग में क्लासिक्स जो हैं, निराला, बच्चन जी, गालिब, मीर, इनकी पोएम्स लिखकर हमको दें और हम उसको एज इट इज़ छापें, कैलीग्राफी को छापेंगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये भी कर लूँगा। देखते देखते हर हफ्ते उसका वो कॉलम छपता था कैलीग्राफी के तौर पे, और वो कॉलम देखते देखते बहुत मशहूर हो गया। मशहूर हुआ तो जो अखबार के मालिकान थे उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन है? वो छोटे से शहर से कहीं से आता है और ये हमको लिख के दे जाता है। ये आपको बात कर रहा हूँ मैं लेट 90s की जी। तो उन्होंने कहा भाई बुलाओ इसको, बात करते हैं इससे। तो उन्होंने बुलाया उसको और उसको बुला के कहा कि ये जो तुम बार बार अपने शहर से आते हो और यहाँ काम करते हो, दे के जाते हो, इससे बेहतर ये है कि क्या तुम इस अखबार में नौकरी करोगे? जी। तो उसने कहा सर नेकी और पूछ उसको उस अखबार में उस वक्त साल 2000 में इतनी बड़ी सैलरी मिली जो बड़ा चर्चा का विषय बनी थी, और उसको उसकी मैगज़ीन का फीचर डिपार्टमेंट में जॉब मिल गया। 20 साल बाद वही लड़का उसी अखबार के प्रेजेंट किए हुए शो में खड़ा होकर रविंद्र भवन में हाउसफुल शो में अपना आलोकनामा सुना रहा था। तो ये जो है ये आलोकनामा है कि हम जो छोटे छोटे शहरों से निकलकर अपनी आँखों में, अपनी छोटी छोटी आँखों में, अपनी छोटी छोटी नींदों में जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, उसको डेस्टिनी, उसको यूनिवर्स और उसको हमारी अपनी शिद्दत कैसे पूरा करती है, इसकी कथा कहानी जो है वो आलोकनामा है। और आलोकनामा की वो खूबसूरत राइटिंग मेरे हाथ में इस समय। जब मैंने भी इस राइटिंग को देखा तो मैं सोचती थी कि ये प्रिंटेड है या वाकई किसी की राइटिंग है। तो ये आलोक जी के हस्ताक्षर, ये ऑटोग्राफ मेरे हाथ में है। बहुत खूबसूरत जी, बहुत शुक्रिया जी। आलोकनामा जुबां पर छाया हुआ है। भोपाल में भी अभी जब शो सोल्ड आउट हुआ, उस टाइम उस शो में मैं भी आना चाह रही थी, लेकिन कुछ पास नहीं मिला या टिकट नहीं मिला? इत्तेफाकन मेरे पास आमंत्रण था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाई। लेकिन अभी उतना अच्छा है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और रूबरू हो रही हूँ। सो मेरी खुशनसीबी।
आलोक जी, अब हम बात करते हैं आपकी इन पुस्तकों पर, आमीन और आसान की इस यात्रा का सफ़र शुरू करते हैं। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। आलोक जी, सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, आपकी गज़लों में ये जागी हुई निगाह कहाँ से आती है? पत्रकारिता की आँख है या कवि के भीतर की संवेदना? क्या है ये? मुझे ऐसा लगता है मंजू जी कि हमारे पूरी उसमें हमारे जो पेशे हैं, हमारे पैशन हैं, मैं हमेशा से इस बात का मुझे एक अकीदा रहता है, एक भरोसा रहता है कि हमारे दो पेशे ऐसे हैं जिसमें एक ही जैसी ज़रूरियात होती हैं, एक पत्रकारिता और एक लेखन। प्रोफेसर और पढ़ाना ये एक अलग मशगला होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी राय है, उससे बहुत सारे लोग असहमत भी होंगे, स्वागत है उनका, कि अगर आप बहुत बेदार नज़र नहीं रखते हैं, आपको अपने वक्त की, समय की, समाज की समझ नहीं है, आपको अगर बहुत संवेदनशील तरीक़े से मुद्दों को समझने की आपके अंदर दृष्टि नहीं है और आप पक्षों को नहीं देखते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों पक्षों को नहीं देखते हैं, तो ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि ना तो आप बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं और ना बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मेरे पत्रकार के अंदर मेरा कवि रहा और मेरे कवि के अंदर मेरा पत्रकार रहा। पिछले दिनों एक घटना हुई थी, तो उसको मैंने अपने तरह से देखा, और वो उठा लीजिए, मेरा भी सलाम कहिएगा। जो दिख रहा है सामने, बहुत सारे लोग बैठे हैं, मेरे सीनियर्स हैं, अभिलाष जी तो हैं ही, खैर हमने काम किया है उनके, अभिलाष जी यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रजेश राजपूत जी यहाँ बैठे हुए हैं जो खुद बहुत प्रखर पत्रकार हैं और लेखक भी हैं, तो वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि वो हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे थे मेरी बात पे। तो जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, जो दिख रहा है। अब इस रचना में मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पत्रकार है या मेरा कवि है, जो मुझे दिखा वो मैंने लिखा, हमारे पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पे है और जो हमारे समाज में घट रहा है, और बहुत सतर्कता से लिखा। जी जी, जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। बहुत खूबसूरत। जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा, मनुष्य पात्र है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। नए नियम समय के हैं, असत्य सत्य है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है। भरा पड़ा है छल से जो, वही सुपात्र है साम दाम दंड भेद का नया चलन, है साम दाम दंड भेद का नया चलन, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है, कि जो यहाँ कुपात्र है वही सुपात्र है। विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर, विचारशील मुग्ध हैं कथित प्रसिद्धि पर। विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है, विचित्र है समय विवेक शून्य मात्र है। और हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। बहुत खूब, बहुत खूब। हृदय में भेदभाव हो, ये शेर आप लोगों तक बड़ा जल्दी पहुंच गया, क्या बात, मतलब आज वर्तमान राजनीति से आप भी पीड़ित नहीं लगता है। घृणा, हृदय में भेदभाव हो घृणा समाज में, यही तो वर्तमान राजनीति शास्त्र है। घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में, घिरा हुआ है पार्थ पुत्र चक्रव्यूह में। असत्य सात और सत्य एकमात्र है, असत्य सात और सत्य एकमात्र है। और इसमें अंतिम पंक्तियां हैं कि कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, कहीं कबीर सूर की, कहीं नज़ीर की, परंपरा से धन्य ये गज़ल का छात्र है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक तो आपके शब्द और उसके बाद बोलने का अंदाज, मुझ में इतनी खूबियां आज पता चल रहा है।
आलोक जी, आपकी आमीन प्रकाशित हुई तो नामवर सिंह जी ने आपको दुष्यंत की परंपरा का आलोक कहा। कमलेश्वर जी ने आपको हिंदी और उर्दू के बीच पुल बनाने वाला रचनाकार घोषित कर दिया। और वहीं गुलजार साहब ने यहाँ तक कह दिया कि आलोक एक रोशन उफक पे खड़ा है, नए उफक खोलने के लिए आमीन। तो ऐसे हिंदी और उर्दू के दिग्गजों ने आपकी पहली ही खिताब पर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए। ये तो आपकी शुरुआत थी। इतने बड़े व्यक्तित्व, इन सब के पीछे की ये जो एक पूंजी है, जमा पूंजी, ये कौन सा आलोक है? ये कसम से जिस रोज़ मुझे पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। आपने जो शेर मेरा पढ़ा, उधर से एक भाई साहब ने भी पढ़ा, सब ने गलत पढ़ा, तो मैं वो शेर आपको सुनाता हूँ और वो वक्त की तरफ से है। एक जब आप किसी यात्रा में होते हैं तो आपको कोई देखे ना देखे, वक्त ज़रूर देख रहा होता है, बड़े चुपचाप देखता है। और मेरा अकीदा है, मतलब मैं महादेव का भक्त हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो डेस्टिनी है, जो यूनिवर्स है और जो आपके मैनिफेस्टेशंस हैं, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं आके, और वो वक्त फिर उसको तय करता है। तो वक्त की जानिब से एक शेर मैंने कहा था बहुत, हालांकि अब उसका वो शेर जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे यूज़ करता है कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। हाँ, जब देखो तब यार रॉयल्टी भी नहीं देते, पोस्टर बना देते हैं शेर का। ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। तो ये वक्त की जानिब से है। और इसमें एक दो शेर बहुत अच्छे बाद में हुए कि हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, जेनजीज का इश्क है ये। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। हम आपके इशारे पे घर बार छोड़ दें, दीवाने हैं ज़रूर मगर इस कदर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूँगा मगर उम्र भर नहीं। तो ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं। मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी यात्रा जब शिद्दत से करते हैं तो आपको वक्त देख रहा होता है, और वक्त की जो सबसे बड़ी अलामत होती है, जो सबसे बड़ी पहचान हमारी सामने होती है, वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है। वक्त तो हमको देख रहा होता है मगर उन्होंने वक्त को देखा होता है। इसलिए जब भी आपको कोई बड़ा ये अप्रिशिएट करता है कि आपका सफ़र ऐसे है, तो आप ये जान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं अपनी बहुत ही आलोचनात्मक, बहुत ही समीक्षात्मक और बहुत ही एक सी क्रिटिकल उसमें देख रहे होते हैं कि कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आप अपना सफ़र सच्चे और अच्छे तरीक़े से तय कर रहे हैं, कहाँ आप अपने सफ़र में डगमगा रहे हैं। तो ऐसे लोग जब बोलते हैं तो भरोसा तो बढ़ता है, और भरोसा बढ़ने के साथ साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि अब आपको उनकी कही बात को सच करना है, क्योंकि वो एक चुनौती हो जाती है। बहुत सही। आलोक जी, अभी हम आपकी शोरील देख रहे थे, बहुत प्यारी थी। बड़ी बड़ी शख्सियत आपके उन शब्दों का जो पेश कर रहे थे, तो खुद बड़ी गर्व हो रहा था कि अभी उन्हीं आलोक जी से हम मिलने वाले हैं। आप हिंदी पट्टी से आते हैं, मध्य प्रदेश, विदिशा, और हिंदी पट्टी के आप आने के साथ साथ हिंदी के साथ जिन उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो गज़लकार आपके शब्दों को सुनकर, उनको पढ़कर जो गज़लें गाते हैं, ये आज तक नहीं हुआ। आपने उस परंपरा को तोड़ा है। और ऐसे में अभी तक हम देखते थे कि हिंदी पट्टी के शायर को कभी भी बड़े गज़लकारों ने नहीं गाया, लेकिन आपने उन सीमाओं को तोड़कर अपनी जगह बनाई, या आलोक फैलाया है। नहीं, मैं थोड़ा इससे आंशिक रूप से असहमत हूँ। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ। दुष्यंत जी को बहुत गाया है और बड़े बड़े सिंगर्स ने गाया है। मैं इसमें लेकिन बहुत सारे लोग... दुष्यंत जी के बाद आज के दुष्यंत जी तो आप हमारे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा बोलिए भी नहीं। अखबार का प्रोग्राम है, कल हेडलाइन गलत छपेगी, ट्रोल हो जाऊंगा।
देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जो भी जनरेशन आती है ना लिटरेचर में या राइटिंग में या किसी भी आर्ट फॉर्म में, किसी भी फ़नून लतीफ़ा में, जब भी कोई जनरेशन आती है, अगर उस्ताद ज़ाकिर खान साहब के शागिर्द उस्ताद ज़ाकिर खान साहब जैसा ही तबला बजाएंगे तो उनकी कोई शिनाख्त नहीं होगी। शुभा मुदगल जी का कोई शागिर्द या शिष्य अगर शुभा मुदगल जी जैसा ही गाएगा या गाएगी तो उसकी कोई शिनाख्त नहीं होगी। जी आलोक जी, आपने उन परंपराओं को तोड़ा है और नई जगह बनाई है। मैं तोड़ने में यकीन ही नहीं रखता मैं जोड़ने में यकीन रखता हूँ। तो आप बार बार तोड़ने की बात कर रही हैं और मेरी पूरी लेगेसी जोड़ने वाली है। एनीवे, तो मैं तो ऐसा है कि जब आप किसी भी फॉर्म में आते हैं, किसी आर्ट में आते हैं, तो अगर आप ये नहीं, बहुत सारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, इधर का एक्चुअली मोहल्ला बहुत जागृत है, तो मतलब मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। इधर कुछ मतलब इधर का ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये साबित करवाना है कि हम बहुत संजीदा हैं, है ना, तो हम ऐसे ही सुनेंगे तुमको। ठीक है, तो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना तरीक़ा है सुनने का और उसको रेसिप्रोकेट करने का। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जब भी आप किसी लिटरेचर के या आर्ट के या सिंगिंग के फॉर्म में जाते हैं, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी एसोसिएट हूँ, लिखता हूँ। अरिजीत सिंह को रिजेक्शन सहना पड़ा था, है ना, जावेद साहब जज कर रहे थे, अरिजीत सिंह को रिजेक्शन सहना पड़ा था। लेकिन जब उसने रियाज किया, उसने आत्मावलोकन किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी आवाज़ जिस वजह से रिजेक्ट हो रही है वो मैं बाद में कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैं अपने हुनर में तब्दील कर सकूं। तो मुझे ऐसा कहना है मंजू जी कि जब मैं हिंदी में गज़लें कह रहा था तो मैं सोचता था, मेरी शुरुआत हुई थी टू बी ऑनेस्ट जगजीत जी को सुन के, पंकज उदास साहब को सुन के, मेहदी हसन साहब को सुन के, ग़ुलाम अली साहब को सुन के, फरीदा खानम को सुन के। मेरे घर में माहौल ऐसा था, हिंदी उर्दू लिटरेचर का माहौल था। भाई बड़े मेरे आनंद सहर साहब हिंदी उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे, गीतकार थे, बहुत नाम था उनका, प्रतिष्ठा थी। तो मेरी शुरुआत ही ऐसे हुई। तो मैंने फिर ये सोचा कि जब मैं बन सकता हूँ इन लोगों को सुन के, और बाद में फिर वो कन्वर्ट हुआ, फिर ये प्रेम जी यहाँ बैठे हुए हैं और भोपाल और विदिशा की जो खमीर है, इसकी एक ख़ासियत ये है कि आपको कुछ भी करने देगी, आपको भटकने नहीं देगी। बहुत ये सही, विदिशा बहुत और सही। भोपाल की खासियत है। आप अगर बहुत तेज़ सांस भी ले लेंगे ना अंदर, तो या तो म्यूज़िक चला जाएगा या लिटरेचर चला जाएगा। और या अगर आप मान लीजिए भारत भवन से खड़े होकर कहीं किसी को फेंक देंगे गुस्से में ना, तो जाके किसी न किसी जनवादी राइटर के सर पे ही गिरेगा या किसी शायर के सर पे गिरेगा। तो एक यहाँ की आबो हवा ही ऐसी है कि हम लोग जो जितने भी हमारी जनरेशन के लोग हैं, उन लोगों ने हम आंखें ही लिटरेचर के साथ खोली, आंखें ही म्यूज़िक के साथ। भारत भवन हम आते थे, यहाँ का तो बड़ा अच्छा वाक़या है मेरा। मैं रविंद्र भवन आया था, मैं अपने शो में भी बताता हूँ, तो 3:30 बजे रात को मैं घर पहुँचा था। और उस महीने यहाँ कुछ प्रोग्राम था, कवि सम्मेलन, मुशायरा था बहुत बड़ा। तो मैं जब पहुँचा 3:30 बजे रात को पिताजी ने दरवाज़ा खोला। और हमारी जनरेशन में तो पिताजी जब 3:30 बजे रात को दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो एकदम ब्रह्म मुहूर्त में पूजे गए थे हम। और इतने पूजे गए थे, हमारा घर जो है विदिशा में गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा गहवारा कहलाता है। इतने ज़ोर से पूजे गए थे हम कि ब्रह्म मुहूर्त में पिटने शुरू हुए थे, फजर की नमाज तक पिटे थे। तो हमने अपनी माँ से कहा था, हमने कहा कि देखिए हमको कितना ही मारें पीटें कुछ करें, बनेंगे तो हम राइटर ही। और एक दिन हमारी जो गज़लें हैं वो जगजीत सिंह आएंगे। और हमारी माँ भी माँ थी, हमारी भोपाल की थी, हमारा ननिहाल भी यही है जहांगीराबाद में। तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ बोला था, आमीन। और ये है आमीन। तो ये किताब आई 2007 में, और थैंक्स टू माय स्टेट्स एकेडमी, साहित्य एकेडमी, उसका अवार्ड मिला इसको। इस पर क्लैपिंग नहीं है। हिंदी पट्टी से आता था लेकिन उर्दू एकेडमी का अवार्ड मिला।
इंटरनेशनल पुष्किन अवार्ड रशियन में ट्रांसलेशन हुआ उसका अवार्ड में तो कितना बुरा वक्त आ गया यार, अपने बारे में खुद बताना पड़ता है। बताइए, मंजू जी ने कुछ बताया नहीं या भाई साहब तो ऐसे ही बस शायरी सुना के चले गए। तो ये हुआ। तो मैं आपका जो सवाल है वापस वहीं आता हूँ। अगर तुम में से किसी ने भाई जो मेरे बाद हैं आलोकनामा ना देखा हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं टिकट नहीं लगवाऊंगा भास्कर से, ऐसे ही बुलाऊंगा, लेकिन एक बार ज़रूर देखना। और उसमें मैं भी आऊंगी। अभी लॉ यूनिवर्सिटी में होने वाला है, उसमें प्लीज़ आना। मैं अपने शो का प्रमोशन खुद कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। उसमें आना। उसके बाद पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी उसमें हो रहा है, उसमें आना। वो हम सब की कहानी है, उसमें कुछ ख्वाब नहीं है, उसमें सपने वही हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो जो सपने हमको सोने नहीं देते, उन सपनों की कहानी आलोकनामा है। और दूसरी बात जो आपके सवाल का जवाब मैं ख़त्म करूं, वो ये कि जब तक मैं या ये जो बैठा हुआ है ये राइटर है या जर्नलिस्ट है या ब्रजेश भाई साहब हैं या मेरे प्रेम शंकर शुक्ला जी हैं, ये सारे मित्र मेरे और बड़े जो सीनियर्स हैं, ये अपनी तरफ से जब तक अपने अपने फील्ड में कोई इजाफा नहीं करेंगे जी, इनके नाम के नीचे अंडरलाइन नहीं होगा। भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ में खड़े होके अपने चेहरे को आलोकित करो, तभी आप मंजू जी के सामने बैठ पाओगे। आलोक जी, आप वाकई हर बात में आलोक फैला देते हैं। अच्छा, एक बात, मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। ऐसा ही हूँ, और इसीलिए मैंने लाइट्स कम कराई थी, क्योंकि आलोक के पास सिर्फ आलोक है। ऐसे ही हम जब आमीन की बात करते हैं तो उसका हर शेर, हर गज़ल ऐसे लगता है वो किसी व्यक्तिगत रूप नहीं है, हमें अपनी बात लगती है। ऐसा लगता है ये सब हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आलोक जी, उसमें जब हम पढ़ते हैं तो अम्मा और बाबूजी पर लिखी आपकी पंक्तियों में एक मासूम चमक भी है और दुख भी दिखाई देता है। अम्मा और बाबूजी के लिखे अध्याय पर आप उसको किस आकार में देखना चाहते हैं, किस आकार में बताते हैं? मेरे ख्याल से अभी जो मेरे आपको पहले सवाल का मैंने एक जवाब दिया कि संवेदना, आपकी दृष्टि, मेरी खुशकिस्मती, मैं बहुत संयुक्त और बहुत अच्छे परिवार में पला बड़ा। और हमारे यहाँ तो उर्दू, मैंने जैसा मैं बिल्कुल अपने कॉन्वर्सेशन के पहले से कह रहा हूँ, मैंने शेर भी कहा है कि बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है। बहुत खूब। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। बहुत खूब। अभी नहीं, इसके बाद और मज़ेदार है। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस, यार तुम लोग इधर क्यों नहीं बैठे थे? बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते। अच्छा, अब इनके ईगो को ठेस लगी। हाँ, थैंक यू। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। बहुत खूब, यहाँ भी जोश आ चुका है। मैं तुम्हारे ज़मीर पे इतनी चोट करूँगा ना कि तुम खड़े होकर तालियां बजाओगे। तो माँ जो है वो सबके लिए संवेदना का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु होती हैं। पिता जो हैं, जब आप संयुक्त परिवार में होते हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि हमको लगता है कभी कभी, जैसे पिता ने मुझे 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा था, है ना, तो और कोई होता तो वो एकदम से कैसे हो जाता, जैसे शक्ति का अमिताभ बच्चन, राइट? याद नहीं देखी वो पिक्चर? देखी है ना? हाँ। तो इतने धीरे से क्यों बताया? वो उसके अंदर बगावत आ जाती है। लेकिन मुझे ना, हमारे घरों में एक बहुत अच्छी बात होती है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं ना, उसमें एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। तो
हम पिताजी से पिटते थे, ज़रूर थे, पर हम उसकी तह में जाते थे कि यार इतना मारते क्यों हैं यार, जब देखो तब मार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। एक्चुअली एक तो उस समय हमको लगा कि मानव अधिकार आयोग नहीं आया था, तो पिता को ठोकने का भरपूर अधिकार था। अब आप जो है वो किसी बच्चे को हाथ नहीं उठा सकते। खैर चलिए, वो अब की तरबियत अलग है, तब की तरबियत अलग थी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे बहुत अच्छे से ये रियलाइज़ हो गया था मंजू जी कि इनके ठोकने में जो है ना, वो कबीर वाला जो दोहा है ना, कुम्हार वाला, तो वो मुझे बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो गया था। और माँ जब फेवर करती थी कि देखो इसलिए तुम नाराज़, तुम्हारी सप्लीमेंट्री आएगी तो डांटेंगे नहीं क्या तुमको, तुम्हारा नागरिक अभिनंदन थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो वो रियलाइजेशन जब आपको हो जाता है, और संयुक्त परिवारों में ये चीज़ बहुत होती है। मेरा एक शेर भी अभी आएगा वो गज़ल में उसका। आलोक जी, संयुक्त परिवार की बात की तो घर के जीने रिश्तों पर आपने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं जो मेरे सामने, और ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जी, मैं उसी का जिक्र कर रहा था घर के जीने रिश्ते। मैंने तो जब पिता की गज़ल हुई तो उस वक्त ये भोपाल ही उसका साक्षी बना। हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है, हम फूल विसर्जित करने जाते हैं। तो हम होशंगाबाद से लौट रहे थे और पहली जो गज़ल हुई थी पिता पर, वो उसमें पिता लफ्ज़ कहीं नहीं है, माँ लफ्ज़ कहीं नहीं है, लेकिन उसके लफ्ज़ में माता पिता है। धड़कते सांस, अच्छा पप्पू पास हो गया, मतलब ठीक लग रहा है आपको? हाँ, तो मुझे एक बार बता दीजिए। पास हो चुका है। मैं किसी भी थके हुए साहित्यकार की तरह आपको नहीं थकाऊंगा। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। धड़कते सांस लेते, अब ये कविताएं जब मैं सुनाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनके माता पिता हैं वो ऐसे सुने कि उनके माता पिता के लिए आदरांजलि है, और जिनके माता पिता नहीं है मेरी तरह, वो ऐसे सुने कि जैसे उनके माता पिता के लिए श्रद्धांजलि है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। धड़कते सांस लेते रुकते चलते मैंने देखा है। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई तो है जिसे अपने में पलते मैंने देखा है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारे खून से मेरी रगों में ख्वाब रोशन है। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हारी आदतों में खुद को ढलते मैंने देखा है। एक इकलौता रिश्ता होता है पिता पुत्र का, जिसमें कोई संवाद नहीं होता, सारे संवाद आंखों से होते हैं। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। बहुत खूब। मेरी खामोशियों में तैरती हैं तेरी आवाज़ें। तेरे सीने में अपना दिल मचलते मैंने देखा है। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। मुझे मालूम है उनकी दुआएं साथ चलती हैं। सफ़र की मुश्किलों को हाथ मलते मैंने देखा है। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। घर की बुनियादें दीवारें बामोदर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। सबको बांधे रखने वाला खास हुनर थे बाबूजी। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। एक पुत्र के लिए पिता क्या होते हैं? ब्रह्मांड की सबसे अजीम शख्सियत। हाँ, 3 मोहल्लों में, 3 लोक की बात कही गई हमारे शास्त्रों में। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी, और जागो नहीं तो फिर उनकी ही, उनकी ही आवाज़ हमें हर सुबह जगाया करती थी।
सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर थे बाबूजी, सारे घर का अनुशासन थे, सारा घर थे बाबूजी। और जिन्होंने अपने पिता को पहले जाते देखा होगा तो वो इस शेर की संवेदना तक जरूर पहुंचेंगे। अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अब तो सूने माथे पर कोरेपन की चादर है, अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। बहुत बहुत खूब। अम्मा जी की सारी सजधज सब जेवर थे बाबूजी। भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, भीतर से खालिस जज्बाती और ऊपर से ठेठ पिता, अलग अनूठा अनबूझा सा एक तेवर थे बाबूजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजने वाला मंजर है ना, वो भी बांधा मैंने। 3 मोहल्लों में उन जैसी कद काठी का कोई न था, अच्छे खासे ऊंचे पूरे कद्दावर थे बाबूजी। कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन, कभी बड़ा सा हाथ खर्च थे, कभी हथेली की सूजन। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। मेरे मन का आधा साहस आधा डर थे बाबूजी। धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा, धूप हुई तो आंचल बनकर कोने कोने छाई अम्मा। सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा, सारे घर का शोर शराबा सूनापन तन्हाई अम्मा। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम पंच तत्वों से बने हैं। मेरा इसमें थोड़ा सा मत भिन्न है, एक छठा तत्व भी है जो मिसिंग है। उसने खुद को खोकर मुझ में एक नया आकार लिया है। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। धरती, अंबर, आग, हवा, जल जैसी ही सच्चाई अम्मा। और जिसकी बात आप कह रही थी, घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। घर में झीने रिश्ते मैंने लाखों बार उधड़ते देखे। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। चुपके चुपके कर देती है जाने कब तुरपाई अम्मा। और बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब बंटवारा हो गया। बाबूजी गुजरे, आपस में सब चीजें तकसीम हुई, तब मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से आई अम्मा। आई अम्मा। बिल्कुल सच्चाई आपने सामने ला दी, सबको भावुक कर दिया और सब जोश में आ चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बहुत पर्सनल एक चीज़ पे ले जाती हूँ। कुछ दिनों पहले मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी ममता कालिया जी की। उन्होंने अपने एक फर्नीचर ब्रांड के एम्बेसडर की बहुत तारीफ लिखी थी। अब जो फर्नीचर ब्रांड का जो एम्बेसडर था वो कौन था आलोक जी? इस बारे में कुछ देखिए अब ये वाक्य हम आलोक जी से सुनेंगे। नहीं, वो ऐसा है और कि उसके बाद उसको लेके कुछ विवाद हुआ, कुछ बातें सुनने में आई। इस बारे में अब कुछ बात हो जाए। ममता जी की वो सबसे पहले तो उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। एक फर्नीचर ब्रांड है वुडबज, पता नहीं उनको मेरी सांवली शक्ल में क्या रोशनी दिखी कि उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ब्रांड एम्बेसडर आलोक जी हैं उसके। लेकिन क्या होता है, एक मैसेज इससे ही आया सोसाइटी में, 2 तरह के पक्ष बने थे जिसका आप जिक्र कर रही हैं। देखिए क्या होता है, जो बड़ी शख्सियत होती है वो बड़ा सोचती है। असल में अभी तक हम लोग ब्रांड एम्बेसडर या तो क्रिकेटर्स को देखते हैं या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन आलोक जी उसमें ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ तक एक हिंदी साहित्यकार का जगह बनाना, आगे तो आलोक जी बोलेंगे।
नहीं, मैं बस इतना बोलूँगा कि मैं ये पूछता हूँ हमेशा, और बल्कि अपने नौजवानों की तरफ ये देख के भी कहता हूँ कि भैया कभी भी कोई ब्रांड आए, ये इन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है? खूब करना तबीयत से, और करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों मैं एक क्रिकेटर को ही प्रमोट करते देखूं। मुझे तो अच्छा लगा था जब जावेद साहब एक पेन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो राइटर को ये हक क्यों नहीं हो, क्यों हम बस झोला लटका के फटा हुआ कुर्ता पहन के घूमें? एक सेकेंड, हमारे लिखे हुए पे करोड़ों की फिल्में बनती हैं जी। अब मतलब थैंक्स टू जावेद अख्तर साहब के कंटेंट राइटर को एक बहुत बड़ा राइट मिलता है, वरना क्या होता था, 10,000 रुपये में कहानी ख़रीद लेते थे आप, और उस पर 10 करोड़ रुपए की फिल्म बनाते थे, और वो राइटर वहीं रहता था, आपकी फिल्म 100 करोड़ बिजनेस करती थी। ये एक अलग डिबेट है। मैं जिस पीढ़ी से आता हूँ और मैं जिस सोच से आता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि राइटर ग्लैमरस क्यों नहीं हो सकता। जिसके लफ्ज़ों पर जिसके शब्दों पर आप बड़ा बड़ा सिनेमा बनाते हो, बड़े बड़े प्रोडक्ट, अच्छा वो ऐड भी राइटर ही लिखता है, मतलब वो जो ऐड लिख रहा है, एक सेकंड, जो ऐड लिख रहा है वो ऐड में आ नहीं सकता, वो ऐड लिख सकता है, वो कमर्शियल लिख सकता है, क्यों? तो कमर्शियल लिख सकता है, कमर्शियल में आ नहीं सकता वो। तो अगर आप और आपका साहित्य कूप मंडूप है तो हुआ करे। मेरे लिए तो ये है कि मैं अगर राइटर बनने निकला हूं तो मैं तो दोनों चीज़ें कमाऊंगा। मुझे तो यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, मुझे तो मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, और मैं तो बहुत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि मुझे तो चित्त भी चाहिए, और ना अरे यार, फिर इसलिए कहते हैं बड़ों को सुना करो। मुझे तो चित्त भी चाहिए और वित्त भी चाहिए। तो अगर किताब यहाँ रखी है और मैं यहाँ इतनी देर कॉन्वर्सेशन करने के बाद बाहर जाऊं और मेरी एक भी किताब ना बिके, तो दामाद के ऊपर तो लानत है। देखिए वो उधर एक किताब उड़ गई, आमीन, मेरे लिए वो बहुत है। इतने बड़े सभागार में कोई मेरी किताब लेकर बैठा है और बाहर दूसरी भी आ गई है सामने, बहुत तो आप मेरी बात से सहमत है ना? हाँ, तो ये मोहल्ला मेरे साथ है, इसका मतलब। तो वो ममता जी ने बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट लिखी, और हमारे दिल्ली के बहुत सारे कुछ कुंठित साहित्यकारों ने वो पोस्ट हटवा दी, ये भी मैं बताता हूँ आपको। उन्होंने मेरी तारीफ़ की, और मेरी ही तारीफ़ नहीं की, उन्होंने हर लेखक की तारीफ़ की कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये उनकी पोस्ट है मेरे पास, उसका स्क्रीनशॉट है, कि मेरी आने वाली बात की पीढ़ी जो है वो इतना ग्लैमराइज हो रही है, इतने अच्छे से काम कर रही है कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनको अपना फेस बना रहे हैं। तो इसमें क्या बुराई है? ये ममता जी ने क्यों कहा, ममता कालिया जैसी इतनी बड़ी राइटर ने क्यों कहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर सुरक्षा का भाव है। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए, मैं अपने नौजवान दोस्तों से हमेशा कहता हूं, हर नाकाम आदमी को कामयाब आदमी जुगाड़ू लगता है, क्योंकि उसकी जुगाड़ नहीं लगी। Am I right or wrong? ये कामयाब हो जाएगा, इसको एक ऐड मिल जाएगा ना, फिर ये भी पतली गली से निकल जाएगा। उनका, ममता जी जैसी बहुत ही वरिष्ठतम साहित्यकार को के कान खा लिए इन लोगों ने, दिल्ली के साहित्यकारों ने, लेखकों ने। मैं भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल के बहुत ही प्रेस्टिजियस स्टेज से बोल रहा हूँ कि मुझे लानत है ऐसे लेखकों और साहित्यकारों पर जो अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ता नहीं देख सकती। दिल की आवाज़ है, और हम ये जानते हैं आलोक जी समाज की संस्कृति को साथ लेकर चलते हैं, बात सकारात्मक करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि किस तरह अंधकार से युवा पीढ़ी को ऊपर लाना है, आलोक फैलाना है। आलोक जी, आपको फिल्मी और इल्मी शख्सियत कहा जाता है, और ऐसे में आप क्या कहते हैं, फिल्मी और इल्मी लेखन में क्या अंतर होता है? फिल्मी और इल्मी लेखन में ठीक वही अंतर होता है जो साइकिल चलाने में और मोटरसाइकिल चलाने में होता है। साहित्य जो है बहुत सारे गियर बदलवाता है आपसे, जी। बहुत कठिनाइयाँ, आप बहुत आराम से एक्सेप्ट नहीं होते हैं लिटरेचर में। एक बात
दूसरी बात, अगर आप लेखक के तौर पे देखें तो साहित्य में आप वो लिखते हैं या अपनी तरफ से आप वो लिखते हैं जो आपकी मर्जी होती है, आपका मन होता है। और फिल्म लेखन में आपको एक डिमांड दी जाती है, एक टाइम फ्रेम होता है, और अब तो एक धुन भी होती है, म्यूज़िक डायरेक्टर एक धुन देता है। मैं पिछले दिनों रहमान सर के साथ एक फ़िल्म कर रहा था, वो उन्होंने प्रेजेंट की थी, अटकन चटकन। तो शिवमणि उनके ड्रामर हैं, उनकी लाइफ पर बनी थी फिल्म। तो जब उन्होंने धुन दी और मैंने उस पर लिखना शुरू किया तो उनको लग गया कि ये पोएट है, ये मतलब राइटिंग फील्ड का, लिटरेचर फील्ड का पोएट है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले अब आप लिखिए, फिर उसके बाद कंपोजिंग होगी। तो मुझे ये लगता है कहीं कहीं ये लिबर्टी मिलती है, लेकिन फिल्मी लेखन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको ऑन डिमांड करनी होती हैं, ऑन फ्रेम, एक सर्टन फ्रेम में करनी होती हैं। लेकिन आप जब लिटरेचर के लिए लिखते हैं, अपने लिए लिखते हैं, वो लिटरेचर में शुमार होता है, वो आपकी अपनी दृष्टि होती है, उसमें सोच भी आप रहे होते हैं, उसमें देख भी आप रहे होते हैं। इसमें आपको दिखा भी कोई और रहा है कि भाई ये सीन है, इस सीन पर आपको लिखना है, ये कहानी इस तरह से टर्न हो रही है। तो वो वहाँ पे डिमांडिंग राइटिंग होती है, और यहाँ आपके पास एक खुला हुआ आकाश होता है जहाँ आप अपनी शब्द संवेदना को व्यक्त करते हैं। भाई साहब पोडियम पे आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि वक्त समाप्त हो रहा है। अभी कहाँ? इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जितने वाले पढ़ने वाले हैं वो भी आपसे बातचीत कर सके। हम मैम आप एक सवाल और पूछ लीजिए, उसके बाद मैं चाहूँगा हम ऑडियंस के कुछ सवाल हैं नहीं है जरूर बात करना चाहेंगे, तो हम ऑडियंस के सवाल उसके बाद लेंगे। आलोक जी, आमीन। अभिलाष खांडेकर, अभिलाष सर कुछ पूछना चाहते हैं। और अच्छा, मुझे आपने ऐसे हाथ उठाया ना, अब चूंकि मुझे अगले बरस फिर आना है, तो अभिलाष सर को नाराज करके या राघव सर को नाराज करके तो नहीं आ सकता ना मैं। तो अब अगले बरस आलोकनामा करेंगे, बातचीत तो हो गई इस साल जी। डन। ऑडियंस जी हाँ, एक एक करके हाथ उठाएंगे। सबसे पहले वहाँ पे हाथ खड़ा हुआ है, एंड बहुत सारे सवाल आएंगे तो आप अपना सवाल थोड़ा सा छोटा रखिएगा, यही मेरा निवेदन है। प्लीज सर। सर, अन्य कवियों में आपके सबसे पसंदीदा कवि कौन है? सर मेरे पसंदीदा कवि जो थे वो अभी तक वही हैं। मैंने 3 लोगों को अपना आइडियल माना था, दुष्यंत कुमार जी, निदा फाजली साहब, बशीर बद्र साहब। ये वो 3 किताबें थी जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी, और इनको अब मैं अपनी आने वाली जनरेशन को भी देता हूँ। दुष्यंत कुमार जो हैं वो दृष्टि दिखाते हैं, सिखाते हैं। गज़ल की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्शन का राइटर हूँ नहीं, मैं पोइट्री का राइटर हूँ। तो और वैसे मैंने अमीर खुसरो, कबीर, इनको सबको अपनी एकदम तिलावत की तरह, या ये कहिए कि रियाज की तरह या अध्ययन की तरह पढ़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दुष्यंत के पास सामाजिक दृष्टि थी, जो निदा भाई के पास, अच्छा मैं इस मामले में थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ कि इस भोपाल में रहते हुए मैंने मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जिन लोगों को पढ़ कर लिखना सीखा, बाद में मैंने उन लोगों के साथ पढ़ा भी। वाह। तो चाहे वो निदा भाई हों, निदा फाजली साहब हों, चाहे जावेद अख्तर साहब हों, गुलजार साहब हों, बशीर बद्र साहब हों, ये तमाम लोग, इनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ। और बाद में फिर मुझे अपने मुल्क में और वहाँ से बाहर भी 20 मुल्क में इनकी सोहबतों का शहद चखने का मौका फराहम हुआ। वाह। दूसरा सवाल वहाँ से एक हाथ खड़ा हुआ है। यस, मैं आऊँगा, मैं सारे कॉर्नर्स पे आऊँगा, चिंता मत कीजिए, एक एक करके। हाँ, तुम तो आगे बैठे हो, बिना माइक के बोल दो यार। हाँ सर, जब कुछ पाने के लिए कोई छोटे शहर से बड़े शहर निकलता है और पहली बार कमरे में लेटता है अपने, तो उसको या तो पंखा दिखाई देता है या कोने में जाले दिखाई देते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लग जाता है क्योंकि लोग आसपास नहीं होते। तो जब आप पहली बार विदिशा से निकलकर बम्बई गए थे या फिर कहीं बड़े शहर गए थे, तो आपको क्या नज़र आया था कमरे में? थैंक यू। मुझे कमरे की छत के ऊपर जो सितारे थे ना, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, ये मेरी पहली गज़ल थी और ये भी एक प्रतिशोध में हुई थी। प्रतिशोध की अगर इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा बता दूं भाई साहब? ठीक है।
वो मेरे हाँ, मेरे जी, जी। मेरे शो के जो रनर हैं उन्होंने मना कर दिया कि अगले बार शो देखने कोई नहीं आएगा। जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, जब भी तकदीर का, ये आप ही की नज़र है, आप ही की तरफ से, जब भी तकदीर का हल्का सा इशारा होगा, आसमां पर कहीं मेरा भी सितारा होगा। वाह। और एक दिन ये तब का है, मतलब जब झटके लग रहे थे, एक दिन सब मेरे लफ्ज़ों से उजाला लेंगे, एक दिन सब मेरे लफ्ज़ों से उजाला लेंगे, मेरी मुट्ठी में नई सुबह का तारा होगा। आहा, मतलब आप झटके के लिए तैयार रहिए। बढ़िया। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन सुनो, वो झटका उधर वाला नहीं होना चाहिए, वो जिसमें हार्ट टूटता है ना, ऐसा ब्रेक आता है, वो वाला नहीं, इंस्पिरेशन वाला होना चाहिए। यहाँ से कोई सवाल? ठीक है, वहाँ पे सेंटर में, फिर हम उस तरफ आएंगे। प्रवाल Yes. भाई को पूछना है। हाँ भाई, हमारी पत्रकार बिरादरी के व्यक्ति हैं, कुछ लोग मैं अपने भी लाया हूँ। माइक्स की वॉल्यूम एनहांस कर दीजिए प्लीज। आलोक भाई, सितारे खड़े हो जाइए आप, तो जी लोग देख पाएंगे आपको। आलोक भाई, सितारे जमी पे कैसे आते हैं? जैसे आप सब बैठे हैं। आहा, वाह। यहाँ आगे दे दीजिए माइक, सबसे आगे, फर्स्ट रो। देखिए क्या है, किसी शायर का शेर है, वो आप सबकी नज़र है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मेरा नहीं है, किसी का है, किसी सीनियर शायर का है। खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। आहा, वाह। हम सभी से तो रिश्ता हो गया है। यहाँ पे, यहाँ आगे प्लीज। नमस्ते सर। खड़े हो जाइए प्लीज। सर माय क्वेश्चन, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस तरह से, जैसे हम सभी युवा हैं तो हमारे पास थॉट्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, बट किस तरह से, जिस तरह से आपने उनको रिफ़ाइन करा है, कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा जज्बात छोड़ देना, तो वो क्या उम्र के साथ आया या फिर बस कि जैसे यूनिवर्स दे देता है? एक सूत्र दे के जा रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे सीनियर्स, मेरे जर्नलिज्म के सीनियर्स बैठे हैं, मेरे लिटरेचर के भी बहुत सारे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन एक ही सूत्र है, और वो ये है कि 95% पढ़ो और 5% गढ़ो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप गढ़ नहीं सकते। चाहे वो अपने व्यक्तित्व को गढ़ना हो, उस व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए भी आपको व्यक्तित्व पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप गढ़ नहीं सकते। आपके अपने समय की पूरी परिभाषा आपको पढ़नी चाहिए। आपके समय में क्या धड़कनों में क्या धड़क रहा है, वो आपको समझने की संवेदना होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सुबह कोई पोएम कही और दोपहर में फेसबुक इंस्टाग्राम पर डाल दी और शाम तक उसके लाइक और कमेंट्स देख रहे हैं। लिटरेचर एक कत्लगाह है। अगर आपने लिटरेचर में अपने आप को, अपनी गर्दन बचा ली, तो आप फिर बहुत कुछ बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, वहाँ पे। गुड इवनिंग एवरीवन। नो क्वेश्चन सर, जस्ट वन लाइन। दिस इज़, ये मेरी खुद की लिखी हुई शायरी है। सो दुआओं से ही कायम है ये समा, कुछ खुश चेहरों से मिलकर रोशन हुआ आज ये समा, खुशनुमा खुशबू सा कर दिया आपने माहौल खुशफूल की तरह। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी नज़र एक शेर किए देता हूँ, आप सबकी नज़र, कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती हैं। भोपाल मेरा शहर है। बहुत अच्छा शेर है कि नुसरत मेहंदी साहिबा का है, डॉक्टर नुसरत मेहंदी का, कि मरकज़, सेंटर कहते हैं, मरकज़ है इल्म फ़न का, मेरी दर्सगाह है। दर्सगाह स्कूल को कहते हैं। मरकज़ है इल्म फ़न का, मेरी दर्सगाह है, भोपाल तुझसे इश्क है और बेपनाह है। तो अपने शहर में आना बड़ा जज्बाती कर देता है। जी नमस्ते सर, मेरा नाम राघवेंद्र है और मैं विदिशा से ही हूँ। ये आखिरी सवाल रहेगा प्लीज। विदिशा के लोग बहुत विद्वान होते हैं। पता नहीं, ये वक्त के साथ मैं आमतौर पर जितने पुराने लोगों को देखता हूँ, एक बात समझ में आती है कि बहुत लंबा समय रहा है जब उन्होंने एक संघर्ष से कुछ चीज़ों को हासिल किया है। पर आज के समय में, जैसे मेरी उम्र के लोग हैं, एक बात समझ में आती है कि बहुत कम समय में एक शोहरत
हासिल करने की एक उम्मीद रहती है, और वही माहौल पूरा सोशल मीडिया और सारी चीज़ों पे देखने को मिलता है। बातों बातों में आपने वो संदेश दिया है, बट आज इस सभागार में भी काफ़ी सारे युवा बैठे हैं और कई सारे लोग, तो हम लोगों के लिए कोई संदेश जो आने वाले समय में जिस शोहरत के हम आकर्षण में ज़्यादा जाते हैं, उसको लेकर आप कुछ अपनी पंक्तियों में बताना। लोग आपके संघर्ष की कहानी तभी सुनते हैं जब आप अपने संघर्ष में तप कर कामयाब हो जाते हैं। एक नाकाम आदमी के संघर्ष की कहानी सुनने का समय किसी के पास नहीं होता। जब व्यक्ति बनता है, बनने के प्रोसेस में होता है, तो उससे कोई रिश्ता नहीं बनाता, लेकिन वो जब बन जाता है तो उससे सब रिश्ता बनाने लगते हैं। तो कोशिश ये करो कि अपना जो सफ़र है वो इतनी शिद्दत से करो, इतने फोकस्ड होके करो। घोड़े को ब्लिंकर्स लगाए जाते हैं, राइट, ताकि वो उसको सब तरफ दिखता है, तो उसको ब्लिंकर्स लगा देता है जो उसको राइड करता है, ताकि वो सीधा देखे। तो मुझे ये लगता है कि अगर अपने को जीवन में ब्लिंकर्स लगाने आ गए तो बहुत बड़ा हुनर होता है। बम्बई या साहित्य, या अब आप साहित्य में अगर काम कर रहे हैं और आप सोचें कि हर चीज़ लिखूं मैं, तो वो नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं एक जगह फोकस होना पड़ेगा। अगर आप फोकस्ड हैं तो फिर मंजिलें तो क्या है, मंजिलें आपके पास हैं। दिलकश तालियां होनी चाहिए आलोक जी के लिए। मैं जल्द से जल्द निवेदन करना चाहूँगा अभिलाष खांडेकर जी से। उससे पहले थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आलोक जी से। हम आलोक जी से सुनना चाहते हैं शिव तांडव श्रुतम, कुछ पंक्तियां, इतनी सी इजाजत। शिव तांडव श्रुतम। वो अभी कुछ समय के लिए रहेंगे यहाँ। सवाल सबके बहुत है, पर मैं बहुत क्षमा चाहूँगा, बिल्कुल क्षमा चाहूँगा। वेरी सॉरी, रनिंग वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। We are really very sorry because there is one more very interesting session, but not as interesting as him. But there is an interesting session and there is a valedictory also. तो थोड़ा समय का ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा चारा नहीं है कुछ। थोड़ा सबका ख्याल रखना पड़ेगा। सभी लोग सवाल पूछेंगे तो रात भर आपकी यहीं गुजरेगी। मैं जी वो रहेंगे यहाँ, आपसे आके मिल लेंगे। देखिए मैं ना एक सेकंड, मैं अभिलाष सर जो है वो मेरे सीनियर हैं और जर्नलिज्म में। एक बात मैं आपसे कह दूं कि दो पंक्तियों के साथ मैं खुद चाह रहा था कि समापन हो, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अभिलाष सर, मैं आपका जूनियर हूं, अप्रेजल आप ही ने किए मेरे, तो ये अप्रेजल भी आप कर दीजिए। शिव तांडव। मैं एक मंजू जी जो है बार बार एक रिक्वेस्ट कर रही हैं शिव तांडव स्तोत्र की। किसी अच्छे कॉन्वर्सेशन का, किसी अच्छे काम का समापन भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपको सुना देता हूँ। अवश्य, मुझे इजाजत है? मंजू जी खड़े हो। जी। अरे क्या मोहल्ला है भाई। अंशल मेरा शो देखते हैं आलोकनामा। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इस मोहल्ले को पासेस दिए जाएं अगले शो के। राइट पावर में है। देखिए ये बहुत ही इस कृति की जो जितनी लोकप्रियता है, सर बस 5 मिनट लूंगा, आप बुला के पछताइएगा मत सर। मन में कह रहे हो अगली बार तुझे नहीं बुलाऊंगा। वाह वाह। जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम लांबिकाम भुजंग तुंग मालिकाम। ये रावण द्वारा विरचित। मैंने जैसा जिक्र किया मैं हमेशा करता हूँ, ये आदरणीय बड़े भाई हमारे देश और प्रदेश के शख्सियत आशुतोष राणा जी का ये विचार था और उनका मार्गदर्शन था। तो मैं उसके कुछ छंद सुनाता हूँ आपको और उसके बाद इजाज़त आपसे कि जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वाह। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप हैं, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप हैं।
कृपालु ऐसे हैं कि चित्त जप रहा शिवा शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवा शिवम। अब शिव क्या है? अंतिम पंक्तियां। शिव क्या है? शिव हमारी सनातन परंपरा के इकलौते ऐसे देवता हैं जो एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं। वे शेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष